दोनों को अभी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो ऑनलाइन में हैं का भी बहुत बहुत स्वागत, ऑफलाइन में जो लोग हैं सबका स्वागत आज के क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखिए चर्चा की थी क्या करना चाहिए। जो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है 66 जो हमारा एग्जाम अभी पीटी का हुआ है, तो मेंस के लिहाज से खासकर ज्योग्राफी ऑप्शनल की मैं बात कर रहा हूँ। और भूगोल वैकल्पिक विषय जिन लोगों ने भी चयन किया है उन्हें क्या करना चाहिए एग्जाम के बाद, इसकी कुछ बातें हमने पिछले क्लास में की थी कि क्या एग्जाम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया था, आपका क्या प्रारूप है और किस तरह के प्रश्न, किस तरह से प्रश्न आते हैं, कुछ टॉपिक्स की भी बात की थी। आज उन्हीं टॉपिक्स पे और भी थोड़ा आपको हम आगे की ओर ले चलते हैं। जो टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के अंदर में वो क्या टॉपिक्स हैं और कैसे उनको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा जाना है। तो आज हम दोनों मुद्दों पर बात करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए पिछले वर्षों में उन टॉपिक से और क्या क्या टॉपिक्स आपके पढ़े जाने हैं। और मैंने जैसा आपको कहा है कि एनसीईआरटी की जो किताब है पिछले दिनों 3 किताबों की बात मैंने की थी। एक कहा था जो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपके लिए बहुत स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए और आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर आपने पहले उसको नहीं पढ़ा है तो थोड़ी दिक्कत आएगी, पर अभी उसको भूल जाना है कि ये प्रॉब्लम है, समझ में नहीं। जस्ट अपने पेस से, अपनी स्पीड से, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग से उसको एक बार पढ़ जाना है। और जैसे जैसे क्लास होगा आपका जो समझ है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जब लिखने की बात आएगी तो जो आपने पढ़ा है का जो लैंग्वेज है, देखिए एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है उसका आप उपयोग कर सकते हैं कहाँ, अपने उत्तर। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं या लिखने की कोशिश करते हैं तो आपके पास शब्दों की कमी हो जाती है। खासकर ज्योग्राफी इज वेरी टेक्निकल इन नेचर, तो आपको लगता है कैसे लिखा जाए। मैं आपको ये बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट का अपना एक मिजाज होता है। जैसे हर व्यक्ति का अपना पर्सनालिटी होता है ना, कि अपने बोलने के तरीके होते हैं, अपने एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं, इसी तरह हर लैंग्वेज का अपना एक तरीका होता है लिखने का। ज्योग्राफी के अंदर में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए उत्तर में, तभी अच्छा नंबर मिलेगा। भले सेंटेंस, देखिए यही अंतर है बाकी विषयों और भूगोल में कि हो सकता है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर उतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर आपने उसमें टेक्निकल वर्ड डाल दिया तो टीचर को ये पता चल जाता है, उसका जो टिक लगता है, जो अच्छा टीचर इवैल्यूएट करता है वो को जब आंसर इवैल्यूएट करता है तो उसका जो आंख है वो सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स पे जाता है और वो देखता है कि अच्छा टेक्निकल वर्ड्स जानता है, इसका मतलब इसको अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की। आपको लिखने वक्त टेक्निकल वर्ड्स में के अंतर्गत ही लिखना है और बहुत सारा वर्ड्स आप देखेंगे मैं जो भी बोर्ड पे लिखता हूं वो जनरली टेक्निकल वर्ड्स ही होता है। और आप जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी में जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं वहां भी आपको काफी ज्यादा संख्या में इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। बहुत बार होगा उस वर्ड्स का मीनिंग नहीं मालूम है कि क्या होता है, तो वो ओवर द टाइम आप समझने लगेंगे और ये बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं जो सिलेबस के अंदर में जो टॉपिक्स हैं अंदर में उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। सिलेबस सबको मिल चुका है, हम लोगों ने ऐप पे उसको अपलोड कर दिया है, तो काइंडली सब लोग अपना सिलेबस जरूर निकाल लीजिए सो दैट वी कैन टॉक अबाउट द सिलेबस के टॉपिक्स को। ठीक है, फिर आई विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, फिर थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस भी कर देंगे जो टॉपिक्स को पढ़ने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्यों टॉपिक, देखिए अगर आप टॉपिक को बेहतर तरीके से समझते हैं तो पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर टॉपिक्स देखें तो ऐसा टॉपिक क्यों है, तो थोड़ी चर्चा करेंगे, आपका थोड़ी समझ आपकी बेहतर बन जाएगी। देखिए हम सबसे पहले आज चर्चा जो प्रारंभ करते हैं, आप देखिएगा जो आपका सिलेबस है उसमें सबसे पहला जियोमॉर्फोलॉजी है ना। तो हम लोग थोड़ी चर्चा आज जियोमॉर्फोलॉजी की, एनसीईआरटी की किताब पढ़ने में आपको हेल्प मिले
उस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, टॉपिक भी समझा देंगे और थोड़ा आपका इंटरेस्ट भी जियोमॉर्फोलॉजी में जनरेट हो जाए, ये हमारी कोशिश होगी, ताकि आपकी जो इस वीक में थोड़ा सा कहते हैं ब्रेकिंग द आइस, आप जो कहते हैं लॉकडाउन हुआ, एग्जाम हुआ, उसके बाद आप थोड़े से मेंस के लिए आपको तैयार करने की बात है, जो थोड़ा सा आप उसके तरफ जो कहते हैं कि आप तैयारी जो है मेंस के लिए वो बेहतर आपकी हो जाए, उसका बिगनिंग हो जाए, उस दृष्टिकोण से मैं बात करूंगा। बहुत बार मैंने जियोमॉर्फोलॉजी की चर्चा की है, जो हमारे पुराने विद्यार्थी पहले से जुड़े हैं दे नो इट वेरी वेल, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज टाइप का हो जाएगा और पढ़ने के लिए थोड़ा सा रिन्यूड एनर्जी मिलेगी, इस दृष्टिकोण से चर्चा कर। जियोमॉर्फोलॉजी पहला टॉपिक है। मैंने बताया कि जियोमॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा बताया था पिछले क्लास में, आज उसी पर और थोड़ा चर्चा। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भू आकृति विज्ञान। मैं हिंदी में भी करता जाता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये टॉपिक्स एक्चुअली कहां से आता है और क्या इसका मतलब। जब आप एनसीईआरटी की किताब मैंने कहा है, ये कहां से पढ़ेंगे आप, इसके लिए जो प्राइमरी रीडिंग आपके प्रारंभ करने का है वो है, फिर से मैं बता देता हूं, बहुत लोग कल हो सकता है ध्यान ना दिए हो, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये 11th क्लास की ज्योग्राफी की किताब है, ठीक है, ये 11th की है, 11th क्लास की एनसीईआरटी की किताब है, इसमें आपको जियोमॉर्फोलॉजी मिल जाएगा। अब मतलब क्या होता है जियोमॉर्फोलॉजी का, वहां से प्रारंभ करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई है कि जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जो पृथ्वी का सॉलिड वाला पार्ट है उसका अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। तो भाई इसके अंदर क्या टॉपिक्स बन सकते हैं, क्या आ सकता है, तो देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि नाम से ही अगर अंग्रेजी में आपको समझ में आता है तो ठीक है जियोमॉर्फोलॉजी, हिंदी में देखिए बहुत अच्छा समझने के लिए भू आकृति, यानी पृथ्वी पर आकृतियां कैसी हैं, यानी लैंड फॉर्म्स, लैंड का कैसा आकार बना है उसका ही अध्ययन है ये, है ना। इसके बारे में कहते हैं, एक लाइन में पूछा जाता है, कभी कभी इंटरव्यू में आप जाएंगे आपसे पूछा जाएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, गुड, क्या पढ़ा है आपने, मुंह से पहला वर्ड ही निकलता है सर जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि पहला टॉपिक है, सिलेबस में भी है, इंटरेस्टिंग भी है, मुंह से निकल जाएगा सर जियोमॉर्फोलॉजी। वो नहीं पूछेगा थ्योरी, पहले पूछेगा व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी। आपने पूरा पढ़ लिया है और पूछा छोटी सी, और आप सोचने लगते हैं सर उसमें ये करते हैं, अरे होता क्या है, वन लाइन में बताओ। तो ये चीजें आती हैं, तो मैं आपको यहां ही बता दूं कि कैसे उसको भी टैकल करें। सिंपल, पूछे कोई भी व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म। क्या है ये, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, खत्म हो गया बात। अब आप कहेंगे सर ये डेफिनेशन अधूरा है, लेकिन अधूरा से ही चीज पूरा होता है ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। सिंपल, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, ये क्या है, भू आकृति का, भू आकृतियों का अध्ययन है। देखो लैंड का कैसा फॉर्म है उसका ये अध्ययन है। तो अध्ययन में क्या है, तो इसके प्रोसेस का अध्ययन है, किस प्रोसेस से बना है ना। लैंड फॉर्म इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑल्सो, उस प्रक्रिया का भी अध्ययन है। उस प्रोसेस का भी अध्ययन जिससे वो लैंड फॉर्म बना। लेकिन जैसे ही आप ये बात कहेंगे कि भू जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, तो नेचुरली क्वेश्चन आता है लैंड फॉर्म्स को कैसे समझेंगे, ये लैंड फॉर्म जो है ये क्या है। तो लैंड फॉर्म का मतलब देखो आकृति से है, आकार से, ऊंचाई से मतलब नहीं है। हम लोग अक्सर जियोमॉर्फोलॉजी में वी ऑलवेज थिंक आकार इंपॉर्टेंट है, उसका जो हाइट है वह भी है, पर दैट कम्स लेटर ऑन, ठीक है। तो दो चीज आप ध्यान में रखो कि
लैंड फॉर्म्स को थोड़ा सा समझो, ये सब एनसीईआरटी में आएगा और आपका रहेगा पहले से, तो आप समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। लैंड फॉर्म्स, नाम ही है लैंड फॉर्म्स, आकृति। तो लैंड फॉर्म्स का मतलब हम लोग जनरली समझते हैं क्या, पहाड़, पठार, मैदान, ये सब क्या है, लैंड फॉर्म्स है। लेकिन लैंड फॉर्म्स को अगर समझना है तो आई विल गिव यू वन एग्जांपल जो मैंने बहुत बार दिया है, कि पृथ्वी का जो सॉलिड वाला पार्ट है, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम, बहुत आप कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट है कोई, वो आ रहा है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी को देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, कुछ नहीं, एक सिर्फ गोल पृथ्वी दिखेगी, है ना। आकार क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ा नीचे आएगा तो क्या दिखेगा, ओ पूरा का पूरा जो है कॉन्टिनेंट है और ओशंस है। तो इसीलिए कहते हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर प्राइमरी लैंड फॉर्म। यानी लैंड फॉर्म जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है, प्राइमरी लैंड फॉर्म या फर्स्ट ऑर्डर, प्राइमरी कहें या फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म। सबसे पहले जो दिखेगा सबसे ऊंचाई से, उसको कहते हैं प्राथमिक भू आकृतियां। और प्राथमिक लैंडफॉर्म्स, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत क्या आएगा, आप देखिएगा कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो देखो, जब भी आप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हो कि कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने ओशंस हैं, बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स पर। आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, लेकिन कब उस वक्त जियोमॉर्फो नहीं कहते उसको हम लोग स्थल मंडल के बारे में पढ़ते, है ना। तो मतलब क्या है, प्राइमरी फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस है। अगर आप ऊंचाई से पृथ्वी को देखेंगे तो आपको पहाड़ पठार नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ दिखेगा कि लैंड है और ब्लू काफी जो है वो ओशन दिख रहा है, जो ज्यादा बड़ा पार्ट है। बहुत ऊंचाई से देखेंगे तो पूरा का पूरा पृथ्वी ही, वो कहते हैं ना कि हमारा ब्लू प्लैनेट है, बिकॉज वाटर जो सराउंडेड है, तो द कलर दैट इज ब्लू रिफ्लेक्ट होता है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स कहते हैं। अब थोड़ा और नीचे एस्ट्रोनॉट आएगा, तब उसको क्या दिखेगा, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। अब थोड़ा नीचे आएगा तो देखेगा, अब उसको हिमालय दिख रहा है, उसके बाद देख रहा है अचानक से प्लेन का एरिया है, फिर देख रहा है थोड़ा सा उठा हुआ भाग है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर में आता है माउंटेन, प्लेटो और प्लेन। ये सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म है। एक बुक्स के अंदर में आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि इफ इट इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, देन लैंडफॉर्म्स को कैसे हम समझते हैं। तो लैंडफॉर्म का बहुत सारा लेयर होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। अब मान लीजिए कि आप और नीचे आ जाइए, इसलिए हमें एस्ट्रोनॉट वाला ध्यान में रखिएगा। जो अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी पे आएगा, मान लीजिए वो स्पेस शटल है, अब तो जाते हैं फिर आते भी ना, तो वो आते जब है तो उनको क्या क्या दिखता है, तो सबसे पहले उनको दिखेगा कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर, यानी इसको कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस कहते हैं हम। दूसरा और नीचे आएंगे, कॉन्टिनेंट पे क्या दिखेगा, उनको माउंटेन विजिबल होने लगे, प्लेटो विजिबल होने लगे। और नीचे अगर माउंटेन में वो नीचे और आएंगे तो वो देखेंगे कहीं पर थर्ड ऑर्डर भी है, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स क्या दिखेगा, वाटरफॉल है, कहीं गॉर्ज है, कहीं वो देखेंगे गॉर्ज का निर्माण हुआ है, कहीं देखेंगे वाटरफॉल है, कहीं पे उनको ऑक्सबो लेक दिखेगा, है ना। गॉर्ज, गॉर्ज को हिंदी में भी महाखड या गॉर्ज कहते, ठीक है, महाखड भी कहते, गॉर्ज भी लिखते हैं। देखिए बहुत बार क्या होगा, यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स का अगर हिंदी ना आए तो आप अंग्रेजी में भी लिख दोगे तो कोई इसमें नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ज्योग्राफी में जो ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं उनके अंग्रेजी नाम ज्यादा प्रचलित हैं हिंदी नामों से, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अभी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स की, तो टर्म आएगा तो आप टर्म को देवनागरी में ही लिख देना, गॉर्ज को गॉर्ज,
वाटरफॉल के लिए बहुत प्रचलित वर्ड है जलप्रपात, तो जलप्रपात लिख सकते हो। तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होगा। तो आप देखिए कि लैंड फॉर्म्स जो हैं उसमें वैरायटी बहुत है ना। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, और ये सब आप हम लोग पढ़ते हैं ना। जब आप कहेंगे 6, 7, 8, 9, 10th में क्या है, तो यही सब है। फर्स्ट ऑर्डर की बात है, सेकेंड ऑर्डर की बात है, थर्ड ऑर्डर की बात। अब है कि आप 11th 12th की हम कह रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, तो ये यहीं तक बात नहीं रुकेगी। अब आपको ये जानना है ये बने कैसे, क्योंकि ये पेपर देखिए ध्यान से देखिए, पेपर किस चीज का है, प्रिंसिपल्स की बात। प्रिंसिपल्स का मतलब है कि आपको आपका फोकस थ्योरी पे होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड इट, इसके पीछे का सिद्धांत को समझना होगा। और क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा सारा सिद्धांत से रिलेटेड कि ये लैंडफॉर्म्स बने कैसे। तो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं लैंडफॉर्म का, चाहे तो नाम बताइए या ये लैंडफॉर्म कैसे बने। तो जब आप नाम भी बताएंगे तब भी आपको थ्योरी तो थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा कि ये बना कैसे। तो दिमाग में अभी बैठा लीजिए कि जियोमॉर्फोलॉजी में जो भी लैंडफॉर्म्स पढ़ना है तो दो चुनौतियां हैं। क्या क्या इसको पढ़ने और थोड़ा तैयारी लिखने का भी करना है कि लिखने वक्त किन किन बातों का ख्याल रखें। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे चीजों को करना है इस पेपर में। जब आप यानी क्वेश्चंस, आप अभी क्वेश्चंस भी बताएंगे। अभी मेरा यही टेक्निक होगा कि आपको इंट्रोड्यूस भी कर दिए, एनसीईआरटी भी पढ़ा दिए, क्वेश्चन भी कैसा आ रहा है, तीनों चीज। ठीक है। अब आप देखिए कि क्वेश्चन जो बनेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, थोड़ा डिस्कस किया, थोड़ा एक कदम आगे एक कदम पीछे। आप सब लोग हमारे पास इसलिए नहीं बैठे हैं कि सबको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सबको एग्जाम क्लियर करना है ना। तो जब एग्जाम आपको क्लियर करना है तो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको एग्जाम के तरीके से सोचना, और कैसे आप उसको करेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी में दो तरह के क्वेश्चन अभी मैं बता देता हूं, और ये इसके पेपर में निहित है, और आप अभी से ही समझ जाएंगे क्यों बने। देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन जियोमॉर्फोलॉजी। एक तो रहेगा थ्योरी, यानी वो बना कैसे। थ्योरी का मतलब क्या हुआ, वो प्रोसेस से का थ्योरी है ना। वो थ्योरी क्या बताएगा, प्रोसेस बताएगा जिससे वो लैंडफॉर्म बने। ठीक, सिद्धांत। और वो प्रक्रिया की बात करेगा कि, और वो सिद्धांत उस प्रक्रिया की बात करेगा इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या बना, वो लैंडफॉर्म बना है। ठीक है। दूसरा होगा कि हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आप हमको थ्योरी बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं संभव है, किसी एक प्रक्रिया से कौन कौन से लैंडफॉर्म बने। हम आपसे कुछ नहीं पूछ रहे, हम क्या पूछ रहे हैं, नेम ऑफ लैंडफॉर्म। उसका नाम हमको बता दें। जैसे नदी है तो वो क्या क्या बनाता है। हम आपसे थ्योरी नहीं पूछे, हम आपसे नाम पूछे कि जो वो प्रोसेस है उससे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स। और ये जो लैंडफॉर्म्स हैं क्या नाम है, ये देखो, ये यहीं पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे नंबर आता है। क्या है, आकृति। आकृति में मैंने क्या कहा, देखो जो माउंटेन है वो माउंटेन क्या है, शेप में अलग है। ये ऐसा माउंटेन होता है, ये कैसा है, इसका ब्रॉड बेस है, आधार चौड़ा है, और पीक जो है वो बहुत सकड़ा है। इसको हाइट से मतलब नहीं है, इसकी परिभाषा पर्वत की यही है, आसपास के क्षेत्र से वो ऊंचा होना चाहिए, उसका बेस बड़ा होना चाहिए, और पीक जो है सकड़ा होना चाहिए। ऊंचाई इज नॉट अ फैक्टर। लोग समझते हैं कि जो माउंटेन है वो ज्यादा ऊंचा है और जो प्लेटो है वो कम ऊंचा है, पर ऐसा नहीं है। फर्क आकृति का है, ऊंचाई का नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। और जियोमॉर्फो में इसीलिए नंबर आपको मिलेगा जब नेम ऑफ लैंडफॉर्म पूछेगा, तो आप कितना स्केच बढ़िया ड्रॉ करते हैं।
तो अभी से ही आदत किसकी हो जानी चाहिए? स्केच ड्रॉ करने की। ठीक है, तो जितना अच्छा स्केच बनाओगे यहां पर लैंड फॉर्म्स का आकार इंपॉर्टेंट, आकार दिख जाए। ठीक है, प्लेटो क्या होता है? प्लेटो ऊंचाई से मतलब नहीं है, उसका क्या होता है, बेस जो है और उसका शीर्ष जो है वो सपाट होता है, ये प्लेटो का आकार है। ये सब माउंटेन, दिस इज अ प्लेटो। पठार जिसको आप बोलते हैं, पठार का जो शीर्ष भाग होता है वो संकड़ा नहीं होता है, वो सपाट होता है, काफी विस्तृत होता है। ये पठार जो है विस्तार लिए होता है। तो आकार में देखो अंतर है कि नहीं? तो हमें क्या है, जियोमॉर्फो में आकार को दिमाग में बैठा लेना है। वाटरफॉल कैसा दिखता है, गॉर्ज कैसा दिखता है, बी आकार की वैली, देखो नाम सब भी कैसा है, बी शेप्ड वैली, क्यू शेप्ड वैली। ऑक्सबो लेक कैसा दिखता है, तो वो गाय के खुर के जैसा दिखता है। आकार इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको क्या करना है कि जब भी आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे उसमें डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आएंगे तो फट से उसमें डायग्राम ड्रॉ करने का आदत डालते जाना, एनसीईआरटी। और देखो डायग्राम को सिंपल बनाना, 3D नहीं। आजकल अच्छी किताब कहते हैं पढ़ना, बहुत अच्छा किताब है, बहुत जो कहते हैं रंगीन किताब है, उसको मत पढ़ो, उसको मत पढ़ो, क्योंकि उसमें जो 3D डायग्राम है वो तो बना नहीं पाओगे। हमेशा सिंपल डायग्राम वाला जो होता है, उस किताब एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम सिंपल है, उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको डायग्राम के लिए इस बार बिल्कुल अलग से पूरा जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उसका सिर्फ आकार का अलग से शीट दूंगा। ऑफलाइन क्लास में सबको वो मिल जाएगा। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लें, बनाकर प्रैक्टिस। और अगर आकार समझ में आ गया तो प्रोसेस भी समझ में आसान हो जाता है कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये पीक क्यों हो गया। पीक ऐसा होगा ना, इधर से फोर्स आया होगा, इधर से ज्यादा फोर्स आएगा तब ना ये। तो वो आकार अगर समझ में आता है तो प्रोसेस को समझना भी रिलेटिवली इजियर हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो माउंटेन हो गया, प्लेटो हो गया। प्लेन क्या है, तो प्लेन बिल्कुल सपाट दूर दूर तक दिखता है, वो एकदम, इसलिए प्लेन कहते हैं ना, प्लेन मतलब कुछ नहीं है, आकृति विहीन है। एक्चुअली प्लेन कोई आकृति ही नहीं है ना, वो आकृति विहीन है। लेकिन दूर दूर तक, प्लेन का मतलब क्या हुआ, देयर इज नो, कोई उतार चढ़ाव नहीं। इसीलिए आकृति को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, when you try to explain the landforms, जब आप इसको एक्सप्लेन करिएगा तब तब बात आता है किस चीज का, बता रहे हैं ये सब चीज। एंड नोबडी विल टेल यू। एनसीईआरटी की किताब में आप जब पढ़ेंगे तो ये सब वर्ड आएगा पर आपको लगेगा कि क्या है। तब जब आकृति को आप डिफाइन करते हैं तब बात करते हैं रिलीफ का। क्या बात करते हैं, रिलीफ। आता है ना रिलीफ फीचर्स, उच्चावच। उच्चावच का मतलब हुआ ऊंचाई और नीचाई बताओ। तो निश्चित तौर पे जो सबसे ऊंचा भाग है और सबसे नीचा भाग है, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग कहते हैं उच्चावच, रिलीफ। रिलीफ इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। तो निश्चित तौर पे माउंटेन के एरिया में रिलीफ ज्यादा होगा, प्लेन में रिलीफ कम होगा, यही लिखा रहता है, आप देखो। तो रिलीफ जो है एक्सप्लेन करने के लिए, ज्यादा रिलीफ है इसका मतलब वो माउंटेन काफी ऊंचा है तो वैली भी उतनी गहरी है। और अगर नहीं है, कम रिलीफ है रिलेटिवली, इट मींस माउंटेन छोटा है, ऊंचाई में कम है। तो व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लेन देन अदर टर्म्स विल कम, और भी टर्म्स आपके आएंगे जैसे रिलीफ। द वर्ड आप देखेंगे अक्सर एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको ये वर्ड आएगा। तो रिलीफ का मतलब होता है ऊंचाई, जो सबसे ऊंचा जगह सबसे नीचे जगह का डिफरेंस वो ज्यादा है तो मतलब रिलीफ ज्यादा है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे,
चाहे तो थ्योरी से, चाहे तो लैंडफॉर्म से। थ्योरी जो है, अब बताते हैं थ्योरी क्या होगा, लैंडफॉर्म से क्या बनेगा, ये बता दें तो जियोमॉर्फो खत्म ना। ठीक है, बता देते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में अब तो ये समझ में आ गया कि लैंडफॉर्म्स होता क्या है, लेकिन लैंडफॉर्म्स बनता कैसे है, ये बड़ा चैलेंज है। तो भाई देयर शुड बी सम फोर्स बिहाइंड इट। कोई भी चीज अगर बन रहा है, निर्माण हो रहा है, तो उस निर्माण के पीछे देयर मस्ट बी सम प्रोसेस, प्रक्रियाएं हैं, एंड देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ सम फोर्स, कोई ना कोई ताकत भी है। तो अब वो ताकत क्या है? तो कहते हैं ये पृथ्वी जो है, दिस अर्थ इज नॉट स्टेबल। ये पृथ्वी जो है, जो आपको लगता स्थिर है, हम रहते हैं ना इस पे, what we feel, we always feel that earth is a stable entity, but my friend, earth is not stable। पृथ्वी जो है वह गतिशील है। तो अर्थ, उसको कहते हैं अर्थ मूवमेंट्स। अर्थ मूवमेंट्स का मतलब अर्थ जो है स्थिर नहीं है, तो मूवमेंट्स है इसमें। और ये जो है, कहते हैं कि पृथ्वी पर जो ये मूवमेंट्स हैं, या आप जिसको कह सकते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी कहते हैं इसको। अर्थ मूवमेंट्स के कारण ही जियोमॉर्फों पर है, इसलिए जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब भू आकृति बनने की जो प्रक्रिया है, ये दो भागों में बटा हुआ, दो तरह का कहते हैं मूवमेंट होता है, दो तरह का प्रोसेस वर्क करता है। और जियोमॉर्फोलॉजी भी अगर हायर लेवल पे जाओगे तो दो भाग में बट जाता है, इसी कारण से जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो डिफरेंट। एक जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो कहता है एंडोजेनेटिक फोर्स काम करता है। क्या कहता है? एंडोजेनेटिक, यानी पृथ्वी पर अंतर्जात बल काम करता। दूसरा जो प्रोसेस है जिससे पूरा जियोमॉर्फो होता है, उसको कैटेगराइज किया गया एक्सोजेनेटिक, यानी बहिर्जात बल। दो तरह के फोर्सेस या प्रोसेसेस, आप बात बोलो तो फोर्सेस भी लिखते हैं एंडोजेनेटिक, प्रोसेस भी लिख सकते हो, और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस भी लिख सकते हो, प्रोसेस भी लिख सकते हो। अब देखो, जो पृथ्वी पर जितने भी आप जो विविधता देखते हो, द डाइवर्सिटी दैट यू सी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स इज द रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस। इन दो बल का परिणाम है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। देखो, और दोनों का अगर आप देखोगे तो एक्सोजेनेटिक फोर्स का सबसे बड़ा कारण पृथ्वी के बाहर है, और वो कारण है सन। सन से फोर्स मिलता है। एंडोजेनेटिक को मिलता है पृथ्वी का इंटीरियर में जो हीट है ना, हीट इनसाइड अर्थ, यानी एक जो उष्मा है, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना, ऊर्जा का स्रोत, फोर्स है या एनर्जी है, तो देयर मस्ट बी सम सोर्स ऑफ दैट एनर्जी। तो एंडोजेनेटिक का मतलब क्या है? पृथ्वी के अंदर भी उष्मा है ना, द हीट इनसाइड द अर्थ। तो पृथ्वी के अंदर जो उष्मा है वो एंडोजेनेटिक बल का कारण है। और जो पृथ्वी के ऊपर आप देखते हैं हमारा जो वायुमंडल है, जो गर्म हो रहा है, किससे? सन के इंसोलेशन से, इसीलिए इसको एक्सोजेनेटिक कहते हैं। यहां से ये, तो आपके पास दो थ्योरी हो जाएंगे और दो लैंड फॉर्म हो जाएगा। अगेन एक थ्योरी होगा जो एंडोजेनेटिक से रिलेटेड होगा, इसको भी कहेंगे ना। अब आपके पास चार एरिया बन गया ना, मैंने कहा था थ्योरी और लैंड फॉर्म्स। अब हम कहें कि चूंकि प्रोसेस ही दो भाग में बट गया, तो थ्योरी हो गया और एक हो जाएगा लैंड फॉर्म्स।
और दूसरा इधर भी हो जाएगा थ्योरी और हो जाएगा इधर लैंडफॉर्म्स। पूरा जियोमॉर्फोलॉजी इसी दो पिलर पे है। इंटायर जियोमॉर्फोलॉजी रेस्ट ऑन दीज टू। तुम कुछ भी पढ़ो यहां से लेकर के पीएचडी तक करो, एक्चुअली यही है। बट माय फ्रेंड, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, वो बढ़ता है। अब जो अगर पढ़ोगे बात ज्यादा जियोमॉर्फोलॉजी जो पढ़ा, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, तो जो एंडोजेनेटिक पढ़ता है उसको कहता है, वो कहता है टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी। और जो एक्सोजेनेटिक पढ़ता है वो कहता है क्लाइमेट, वो कहता है क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि क्लाइमेट से वो सारा चीज। और ये टेक्टोनिक फोर्सेज यानी पृथ्वी के इनसाइड जो फोर्सेज हैं उसका अध्ययन कर। तो ये आप पढ़ेंगे। अलग अलग किताबें भी होती हैं एंडोजेनेटिक के लिए अलग। कोई जियोमॉर्फोलॉजी में लिखता है एंडोजेनेटिक पे अच्छा लिखता है, कोई एक्सोजेनेटिक पे किताब होती है अच्छी। जियोमॉर्फोलॉजी की कौन सी बुक अच्छी है तो डिपेंड करता है व्हाट यू आर लुकिंग एट। अब क्या नहीं जाए, दिमाग में रखना है। बट देखो, बट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज सेम। सो थ्योरी इज लैंडफॉर्म, थ्योरी लैंडफॉर्म, और पूरा सिलेबस यही है। और यही क्वेश्चन ऑल्टरनेट करके पूछता है, कभी एंडो पूछ देगा, कभी एक्सो। तो है, अगर एक्सो पूछा तो इस बार एंडो की बारी है, एंडो है तो इस बार एक्सो की बारी है। इस बार एक्सो पूछा है। डेविस और पेंक की थ्योरी एक्सोजेनेटिक से रिलेटेड है, साइकिल ऑफ इरोजन उससे रिलेटेड है। तो एक्सोजेनेटिक पूछ लिया तो बारी अब इस बार एंडो की है। अब यह है कि तैयार कैसे करना है, थ्योरी और लैंडफॉर्म दोनों पढ़ के चले। तो अगर आपको ये आइडिया है तो यू कैन, पढ़ने वक्त ही आपको अपनी प्रायोरिटी तय करने में आसानी होगी कि कैसे हम इसको। अब थोड़ा और चलते हैं, आपको और थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि पृथ्वी पर दो तरह के बल जो है प्रमुखता से कार्य करते हैं, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक, यानी बहिर्जात बल और अंतर्जात। अब देखो, अब सिलेबस को थोड़ा सा देखो। आते हैं सबसे पहले बात एंडोजेनेटिक की करते हैं। अब ये मत समझ लेना कि एंडोजेनेटिक भाई साहब आराम से काम करते हैं और एक्सोजेनेटिक अलग, सेपरेट नहीं है कुछ। ये पढ़ने के लिए आपने सेपरेट किया है, अदरवाइज दीज टू फोर्सेस वर्क साइमल्टेनियसली, यानी दोनों जो है बराबर एक साथ काम करते हैं। और अब आप जब पढ़ेंगे डेविस पेंक, तो डेविस पेंक में अंतर पूछा है इस बार, है ना। अब बता देता हूं, डेविस पेंक का सबसे पहला अंतर यही है कि डेविस कहता था कि पहले एंडोजेनेटिक फोर्स अपना काम कर लेता है, तब एक्सो काम करना प्रारंभ कर। पेंक ने कहा ऐसा नहीं होता है, दोनों साइमल्टेनियसली काम करता है, और दोनों में जो रेट का डिफरेंस है उसके परिणाम स्वरूप जो है लैंडफॉर्म्स का। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप केयरफुली पढ़ोगे तो यू कैन हैव अ आइडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपका एकदम शुरू से आइडिया बन जाएगा कि हमको कैसे लिखना और पढ़ना। इसलिए सिलेबस का जानकारी बहुत अच्छा होना चाहिए। एंडोजेनेटिक फोर्स, अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस की अगर बात करेंगे तो हमें प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम एंडोजेनेटिक प्रोसेस की बात करें, जियोमॉर्फिक प्रोसेस ही मान लेते, तो इसको समझने के लिए अंतर्जात बल को आप समझ पाएंगे जब तक आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना ना समझें। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ लेना अच्छे से, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पहला टॉपिक है जिसको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता। आपके सिलेबस में ये नहीं है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, but without having the understanding of the internal structure of the earth you cannot understand endogenetic process। आप नहीं समझ पाओ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ लो, पढ़ा भी है, लेकिन इस बार थोड़े अच्छे से पढ़ना हो, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग से ही हम अच्छा बना पाएंगे एंडोजेनेटिक फोर्सेस का जो पढ़ना है। पढ़ना आपका क्या है, पढ़ना है
भूपटल का उद्गम एवं विकास तथा भू संचलन। देखो पहला है ना, पहला है द टॉपिक इज भूपटल का उद्गम एवं विकास, है ना। अंग्रेजी में लिखा है ओरिजिन एंड, ओरिजिन या इवोल्यूशन भी लिखता है कहीं, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। यस, तो आप पढ़ क्या लेते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तो पढ़ लेते हैं, उसमें क्रस्ट सबसे ऊपर होता है ना। और जियोमॉर्फोलॉजी में तो क्रस्ट आपको सबसे पहले जानना होगा, है ना, कि कैसे हमारा क्रस्ट इवॉल्व हुआ। यस, क्रस्ट हमारा कैसे इवॉल्व हुआ, बट लेकिन हमें तो जानना है कि क्रस्ट होता क्या है। आप याद करिए लैंडफॉर्म में व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, कि लैंडफॉर्म में प्राइमरी लैंडफॉर्म क्या है, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। कॉन्टिनेंट का जो ऊपर वाला पार्ट है यानी क्रस्ट वाला पार्ट है, और ओशन का जो क्रस्ट वाला पार्ट है, एक्चुअली दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये क्रस्ट जो है एक्चुअली जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको दोनों बताना पड़ेगा कि कैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना, और कैसे हमारा ओशनिक क्रस्ट बना। आप एनसीईआरटी में ये दोनों चीजें दी गई हैं, महाद्वीपीय भूपटल कैसे बने और महासागरीय भूपटल कैसे बने। पहले तो ये जानना है ना ये है क्या। तो पहला काम है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब आप पढ़ते हो तो उसको पढ़ो, क्रस्ट, मैंटल, कोर, है ना। इसको आप सिंपल पहले पढ़ लो, उसके बाद इसका अंदर में जो वेरिएशन है उसको भी थोड़ा जानना होगा पहले। लेकिन टॉपिक आपका है भूपटल का उद्गम एवं विकास, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब देखो ये पूछ रहा है कि क्रस्ट कैसे बना पृथ्वी का, तो आपको क्या करना, अर्थ का ही ओरिजिन समझना पड़ेगा। ऑल द थियरीज which has tried to explain the evolution of earth crust is actually the theory of evolution of earth solar system। कैसे हमारा ये सौरमंडल बना, पृथ्वी बना, ये थ्योरी ही बता पाएगा अर्थ क्रस्ट। तो इसीलिए आप जियोमॉर्फो पहले पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें सबसे पहले यही देगा कि ये यूनिवर्स कैसे बना, फिर बनाएगा ये सन कैसे आया, फिर पहले हमारा फिर सोलर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, और सारा थ्योरी उसमें दिया गया है। बहुत सारा थ्योरी सब रिजेक्टेड थ्योरी है, पुराना थ्योरी है, स्पेकुलेशंस है, बिजार एकदम आइडिया, विचित्र आइडिया है ना। बट क्या है, उस समय में साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं था। 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी का ये जो स्कॉलर्स हैं, दे ट्राई टू एक्सप्लेन इट कि ऐसे बना होगा। नोबडी हैज इंस्ट्रूमेंट, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट टू कि उसको प्रूव दैट थिंग, ये थ्योरी है। बट लेटर ऑन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, ये थ्योरीज आई और उन्होंने बहुत उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जब आप इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट बताएंगे तो फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज क्रस्ट, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दोज थ्योरी विच इज रिलेटेड टू इट। तो क्लासिकल थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज दोनों में बांटकर लिखते हैं। क्लासिकल को थोड़ा सस्ते में निपटाएंगे और मॉडर्न पे थोड़ा ज्यादा लिखेंगे। तो दिस इज द वे वी राइट आंसर्स इन ज्योग्राफी। और आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ ऑल दोज थ्योरीज। जस्ट गो थ्रू इट, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल लेटर ऑन। हम लोग बाद में उसको बड़े विस्तार से उस थ्योरी की चर्चा करेंगे कि कैसे हमारा क्रस्ट विकसित हुआ है। पर इसको समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और एक थ्योरी और भी है, हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया पहला टॉपिक,
तो यही है ना फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, क्रस्ट, ओशन, और उसके बाद पानी भी आया क्योंकि एटमॉस्फेयर भी डेवलप किया. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू द प्राइमरी लैंडफॉर्म. अब ये है कि जब आप थ्योरी की चर्चा करेंगे तो देयर आर सेवरल थ्योरीज विच ट्राइज टू एक्सप्लेन दिस. बहुत सारे सिद्धांत हैं जो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में सब जानते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स. इसीलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स. अब देखो इसके बारे में मैं कह दूं, आप जाओगे कोई वही मंदिर में, साउथ में चाहे नॉर्थ में, जैसे एग्जाम्पल देता हूं ताकि ये समझ में आए प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या वैल्यू है. तो एक मंदिर में क्या होता है कि एक मुख्य देवता होते हैं, है ना, मेन डेटी जिसको बोलो, और बाकी चारों ओर जो है उनके छोटे छोटे, और सबसे पहले वहां जाओ और फिर वहां भी जाना होता है ना. तो प्लेट टेक्टोनिक्स लाइक दैट. इस पूरे जियोमॉर्फोलॉजी के एंडोजेनेटिक फोर्सेज में मुख्य देवता प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, है ना. इसको अगर आपने दर्शन कर लिया तो बाकी पूरा नहीं मानेंगे. तो इफ यू इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट समझना है तो समझे बगैर कुछ नहीं समझ में. तो द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड प्लेस. इसीलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन जियोमॉर्फो एक बार प्लेट टेक्टोनिक्स हर ऑल्टरनेट करके पूछे. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थियरी, प्लेट टेक्टोनिक्स. तो हम लोग को क्या करना है, प्लेट टेक्टोनिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना. और प्लेट टेक्टोनिक्स समझने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई एनर्जी, पृथ्वी अनस्टेबल है ना, एनर्जी कहां से मिल रहा है. पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है इसको समझे बगैर प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं समझ. प्लेट टेक्टोनिक्स इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और इससे ये सारे तरह के अर्थ पे जितने भी जियोलॉजिकल फिनोमेना हैं उसको एक्सप्लेन करने में ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर देता है. देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स ऑल्सो, क्योंकि आपको क्रिटिकली एनालाइज लिखेगा, बिकॉज कोई भी थियरी स्टैटिक नहीं होता है. न्यू थिंग्स, न्यू एविडेंसेस आएंगे जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. तो इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, इसकी फंक्शनिंग, इसके प्रोसेस, इसके एजम्पशंस, इससे रिलेटेड साइंटिस्ट, यू नो, एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो थोड़ा सा तो हम लोग को मेन भगवान को ही समझना है. प्लेट टेक्टोनिक्स मेन डेटी है, यही सबसे पावरफुल है. तो यहाँ ये भगवान आए कैसे, इसकी जर्नी कैसे है, तो थोड़ी बात उसकी करते हैं 2-3 मिनट, उसके बाद हम लोग जीएस पे आएंगे, है ना. थोड़ी बात जीएस की भी कर लेंगे. साइंस एंड टेक बच गया था पेपर 2 में, उसकी चर्चा करेंगे. क्या देव सर विल टेक ओवर इस क्लास. तो आते हैं, पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं कि इस भगवान तक पहुंचने का रास्ता कहाँ. समझ तो आ गया कि यहां तक पहुंचना है, पर पहुंचेंगे कैसे. प्लेट टेक्टोनिक्स, तो अगर एंडोजेनेटिक फोर्स समझना है तो क्या समझना है, प्लेट टेक्टोनिक्स. एनसीईआरटी में बहुत विस्तार में दिया है, जरूर पढ़ लो इसको अच्छे से. कुछ बात समझ में आएगी, कुछ बात नहीं आएगी, कोई बात नहीं है. आशीर्वाद भी मिल जाता है मंदिर में, कहते ना सुन लिया ना देख लिया, उससे भी हो जाता. तो लाइक दैट इफ यू हैव हर्ड सम टर्म, ये सुना है, इससे भी बहुत काम होता है. हमारे जहां मैं रहता था वहां एक लैंडलॉर्ड थे, तो वो कथा नहीं होती भगवत बोलते हैं. मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट नहीं. बोला नहीं, अरे आप सिर्फ सुनने से लाभ, इसीलिए माइक वाइक लगवा दिया, आप घर में बैठो बस सुन, इससे भी लाभ हो जाएगा. तो लाइक दैट, यू नो. तो वही मुझे याद है, प्लेट टेक्टोनिक्स लाइक दैट. आपको समझ में नहीं आएगा, अभी तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, और नहीं आया इसका मतलब आपका दिमाग नॉर्मल है. आ गया तो समझिए कि कुछ भारी गड़बड़ है, क्योंकि इट्स अ थ्योरी जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नो डाउट अबाउट, लेकिन इंटरेस्टिंग है, और धीरे धीरे आप समझेंगे इसको. इसमें 2 वर्ड है, प्लेट और टेक्टोनिक्स.
तो पहला बात तो है कि आपको प्लेट समझ में आए, तो जो भी आप पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले बात इसी प्लेट की करें। टेक्टोनिक्स तो बाद की बात है, फॉर्मेशन प्लेट का, और फिर उसका टेक्टोनिक्स का मतलब होता है बनना, कैसे फॉर्मेशन हुआ है डिफरेंट का। तो पहले तो आपको प्लेट समझना है, सब तो छोड़ दीजिए, प्लेट तक पहुंचे बहुत बाद में। सबसे पहले ये था कि पृथ्वी को का जो मानचित्र है वो जब सामने आया तो बहुत तरह का स्पेकुलेशन। वर्ल्ड का मानचित्र आप जरा देखिए, इसको देखकर लोगों के मन में अनेक विचार आए। जैसे आप कहेंगे वर्ल्ड का मानचित्र, तो आप देखते हैं अक्सर एटलस में देखिए, एक साथ देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश, बहुत रफ में, बहुत टाइम लेकर के नहीं, जस्ट आप क्या लगता है इसको देखने से। बहुत लोगों को बहुत कुछ लगा, और ये लगना जो है ना बहुत कुछ कर गया। ये देखिए ऐसा लगता है ना ये इसके अंदर आराम से फिट हो जाएगा, ये चीज इसके अंदर फिट हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ था, ये वाला यहाँ पे था, और ये अंटार्कटिका ये यहाँ एकदम फिट हो रहा था। लोगों को ये पहले से ही लगने लगा कि ये जो प्रेजेंट में हमको ओशन और कॉन्टिनेंट जो कि प्राइमरी लैंडफॉर्म है, ये एक्चुअली हमेशा ऐसा नहीं रहा, इट हैज मूव्ड अपार्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत स्लो प्रोसेस से। इसीलिए एंडोजेनेटिक फोर्स जो है इसको भी दो भाग में बांटकर देखते हैं। अगेन इट विल बी डिवाइडेड इनटू, एक जो है वो उसको कहते हैं डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट, स्लो, एक को कहते हैं डायस्ट्रॉफिक अंग्रेजी में, जो कि स्लो मूवमेंट है। और दूसरा जो है इसको कहते हैं सडन, जो अचानक होता है, ये स्लो होता है धीमे से। तो ये तो तय था कि पृथ्वी जो है अपना ये जो आपको दिख रहा है ये एक दिन में नहीं हुआ, इट हैज यू नो इट हैज हैपेंड ओवर द बिलियन ऑफ ईयर्स में ये चीजें। तो ये एक आइडिया था, और ये आइडिया जो सबसे पहले क्रेडिबल आइडिया है, आपके सिलेबस में नहीं है, पर कहते हैं ना कि इस भगवान तक पहुंचने के लिए जो पहले के उनके रूप थे वो भी जानना पड़ेगा ना। भगवान का ये तो प्रेजेंट रूप है, आज के भगवान राम कुछ अलग तरीके के दिखते हैं ना, लेकिन पहले के भी राम थे, है ना। तो वो रूप क्या था, तो वो रूप भी जानना जरूरी है। भगवान के अनेक रूप होते हैं, हाँ, तो वो फॉर्म भी जानना है। देखो इसलिए ये सब बताता हूं कि सो दैट इट कैन इजिली गो डाउन वेल इन योर हेड, आपके दिमाग में ये जाए। इसलिए प्लेट टेक्टोनिक्स के जो पहले के अवतार हैं, एंड तो मोस्ट, बहुत सारे अवतार हैं, जो मोस्ट क्रेडिबल अवतार हैं वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये पूछ देता है कभी कभी, प्लेट टेक्टोनिक्स ना पूछे, उसका पहले वाला अवतार पूछे, तो घबराइएगा नहीं कि अरे ये तो सिलेबस में नहीं था। हाँ, भगवान छुपे भी हुए होते हैं, तो ये जो है ये इसका पुराना अवतार है, एंड ये मॉडर्न रूप है। यहां से यहां तक की जर्नी आपको समझनी पड़ेगी, बट एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं है। तो जस्ट हम आपको रास्ता बता रहे हैं अभी कि हाउ यू विल रीच टू दिस मेन डेटिव, मुख्य भगवान तक कहां से पहुंचे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से प्लेट टेक्टोनिक के बीच में भी एक है, उसको कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर कुछ आया, कुछ नई बातें आई और कुछ नए बात सामने आए। तो कॉन्टिनेंट की बात की जा रही थी कि कॉन्टिनेंट ही सिर्फ मूव करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये पता चला नहीं, भगवान का जैसे 7 ब्लाइंड मैन का सुना है ना,
जो जो हाथी का जो पार्ट पकड़ा का हाथी कैसा है, तो सूंड पकड़ा का सूंड जैसा है, पूंछ है पूंछ जैसा है, लाइक दैट। तो शुरू में लगा इसको देख के सिर्फ कॉन्टिनेंट मूव करता है, लेकिन ये पानी के अंदर जो क्रस्ट है वो तो दिखता नहीं था, उसके बारे में जानकारी थी नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब साइंटिफिक बड़ा रिवोल्यूशन जैसा हुआ, नई नई चीजें आ रही थी, देन इस ओशन के अंदर का भी मूवमेंट पता चला। कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, कॉन्टिनेंट ही मूव करता है, सी के अंदर भी स्प्रेडिंग हो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो दूसरा थ्योरी इसके साथ आ गया, तो पहले यहां से शुरू करना है, यहां पहुंचना है। यानी सी के अंदर जो सरफेस है, ये तो हो गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या हो गया? समुद्र तल विस्तार सिद्धांत। यानी समुद्र का तल भी विस्तार हो रहा है, कॉन्टिनेंट भी मूव कर रहा है। अब ये बड़ा रिवोल्यूशनरी बात थी 1960s में, ये आधार बना प्लेट टेक्टोनिक्स। यू कैन नॉट राइट प्लेट टेक्टोनिक्स विदाउट हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब क्या हुआ कि बाद में कहा कि नहीं भाई ये सब बातें गलत हैं, कुछ नहीं, ना तो कॉन्टिनेंट ना तो सी फ्लोर, एक्चुअली ये प्लेट है जो मूव। तो हम कॉन्टिनेंट से शुरू हुए, ओशनिक क्रस्ट से शुरू, पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से शुरू हुए, वही मूव करता है, फिर वह ओशनिक क्रस्ट भी मूव करता है। मॉडर्न सिद्धांत कहता है प्लेट मूव। तो प्लेट भी क्या होगा? कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट, और दोनों, ज्यादातर प्लेट दोनों है। तो आज हमने प्लेट की कुछ कहानी आपको बताई, आई होप कि सबको थोड़ा समझ में आया होगा जियोमॉर्फो में कैसे कहानी शुरू है। एनसीईआरटी की किताब सब लोग पढ़ लो, उसमें पहला क्या मिलेगा? वही कैसे सौरमंडल बना। तो ये मत सोचना कि काम का नहीं, काम का है। क्यों? वो आएगा काम जब हम इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट की पुराने थ्योरीज के बारे में थोड़ा लिखेंगे। मॉडर्न थ्योरीज में प्लेट टेक्टोनिक्स ही आएगा, तो इसकी चर्चा करेंगे तो वो वाला पार्ट जुड़ जाएगा वहां, ठीक है। और फिर कहानी शुरू होगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तब प्लेट टेक्टोनिक्स। ये तीन को प्राइमरी लेवल पे पढ़ दो, उसके बाद हम क्लास में एक एक कर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा ये भी बता दिया। तो ये थ्योरी से क्वेश्चंस जो आएंगे इसी तरह से आएंगे, और फिर लैंडफॉर्म की भी चर्चा करें, ठीक है। तो स्टार्ट रीडिंग, पढ़ते रहिए और फिर क्लास में बने रहिए रेगुलर में। ऑफलाइन क्लास में आज ऑफलाइन ऑनलाइन का मैं फिर से बता दूं कि देखो यार ऐसा है, ऑनलाइन में मैंने पढ़ाया, काफ़ी पढ़ाया, पूरा मुझे लगता है 65th ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ा मुझे। प्रॉब्लम ऑनलाइन में दो तीन है। एक तो ये कि मुझे पता नहीं चलता आपका प्रोग्रेस क्या है, आपको कहाँ समझ में नहीं आया। तो इसलिए आ सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ऑफलाइन क्लास करिए। अगर दिक्कत है, उस दिक्कत का अभी सोल्यूशन आपके पास नहीं है, तो डेफिनेटली आप घर से भी क्लास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर काफ़ी दूर रहते हैं इस जगह से, मॉर्निंग में आपके लिए आना संभव नहीं है। अगर आप आ सकते हैं तो जरूर आइए, ऑफलाइन क्लास का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। और प्लस है कि आपके आंसर, आपके प्रोग्रेस को हम मॉनिटर कर पाएंगे, आपके एंड पे प्रॉब्लम सुन पाएंगे, उसका सोल्यूशन। अगर मान लीजिए ऑनलाइन में कोई कुछ बोलता भी है तो मुझे वो उसका सोल्यूशन समझ में भी नहीं आता है कि वो क्या चाहता है। हाँ, और पता नहीं वो लिख कुछ और सोच के रहा है, मैं कुछ समझ कुछ और रहा हूँ, ऐसा भी होता है। तो ये भी काफ़ी हुआ है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ऑफलाइन इज़ द बेस्ट मीडियम, जहाँ पे आप, अरे हिंदी में भी बोलते ही हैं यार, कोई कह रहा है सर हिंदी में भी बोल, अगर हिंदी में बोलना शुरू किया तो अंग्रेजी वाले बोलते सर कुछ अंग्रेजी में भी बोलिए। तो यार ऐसा है ना, मेरे दिमाग में इक्वलाइजर तो लगा नहीं है कि प्रोपोर्शन देख ले, अरे अंग्रेजी और हिंदी का बराबर बराबर बोला। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक अ बैलेंस, कोशिश की है कि संतुलन बना रहे, लेकिन कभी कभी होता है यार फ्लो में अंग्रेजी की तरफ, कभी कभी हिंदी की तरफ ज्यादा हो जाए। तो चिंता की बात नहीं है, आई विल ट्राई टू
ठीक है, मेरे क्लास जो है मैंने कहा है कि 7 से 7:30 के बीच में आप लोग आ जाइए सब लोग। ठंड का समय है इसलिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, धीरे धीरे जैसे समय बदल और मौसम बदलेगा। आ गए थे, गुड। तो अब क्या करें, स्टाफ का भी है ना, वो सब भी ठंड में थोड़ा ये करता है। तो इससे 7:30 बांध के आप लोग अभी रखिए, ठीक है। 7:30 में आप लोग बिल्कुल आ जाइए। 5-10 मिनट आगे पीछे मैं भी पहुंच जाऊंगा और हम लोग क्लास अभी जारी रखते हैं, एक मोमेंटम बन जाए, देन सैटरडे संडे एक जियोमॉर्फो खत्म, इस तरह का कर देंगे। फरवरी ही हमारा टारगेट हम मान कि फरवरी तक सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो, ताकि मार्च में सिर्फ टेस्ट और इवैल्यूएशन का काम, सो दैट कि यू विल बी कॉन्फिडेंट। जो 66 दे रहे हैं, जो 67 उनके लिए चल कुछ कुछ करते रहेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 7:30 के ना, आप लोग के लिए नहीं, आप लोग सिर्फ 8 बजे, ठीक है, 8:30 में। ओके, सो आप जीएस की क्लास मैं 5 मिनट में प्रारंभ करता हूँ। साइंस टेक पे थोड़ी चर्चा करेंगे, क्या क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद देव सर एंड अदर फैकल्टी विल टेक ओवर एंड दे विल टॉक अबाउट दियर पार्ट। 5 मिनट में शुरू करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है।